हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS इकोनॉमिक्स कोड 214 चैप्टर 7 क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है उत्पादन। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि बुक से लिए गए हैं पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है उत्पादन फलन, आगत और निर्गत की अवधारणा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन उत्पादन के साधन तथा उत्पादन में भौतिक संबंध को स्थापित करता है। जैसा कि हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। तो ये क्या कह रहे हैं? उत्पादन फलन कौन सा है? जो उत्पादन के साधन तथा उत्पादन में भौतिक संबंध को स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एग्जाम में आता है कि आगत किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन आगत कहलाते हैं। ठीक है, जो उत्पादन में जो भी यूज हो रहे हैं संसाधन उसको क्या कहते हैं? आगत। और निर्गत किसे कहते हैं? उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। जो वस्तुएं उत्पादित हो चुकी हैं और जो सेवाएं उत्पादित की जाती है उसको ही निर्गत कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उत्पादन की विभिन्न तकनीक कौन कौन सी होती है। तो ये उत्पादन की विभिन्न तकनीक है दो, जो है श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक। फिर श्रम गहन तकनीक किसे कहते हैं? श्रम गहन तकनीक वह होती है जिसमें श्रम का प्रयोग पूंजी से अधिक होता है, यानी कि लेबर ज़्यादा लग रही है, पैसा पैसे से ज़्यादा। ठीक है, जिसमें लेबर ज़्यादा लग रही है पैसों से, वो है श्रम गहन तकनीक। जैसे कि हल द्वारा खेत जोतना। पूंजी गहन तकनीक कौन सी होती है? जिसमें पूंजी ज़्यादा लग रही है श्रम से। ठीक है, जिसमें इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है लेबर से, तो ये हो जाती है पूंजी गहन तकनीक। जैसे ट्रैक्टर द्वारा खेत जोतना। फिर है श्रम विभाजन के दो प्रकार। श्रम विभाजन के दो प्रकार कौन से हैं? उत्पादन आधारित श्रम विभाजन और प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन। उत्पादन आधारित श्रम विभाजन कौन सा होता है? स्वयं भोग के लिए अथवा बेचने के लिए वस्तु का उत्पादन करना। जब व्यक्ति खुद के लिए और बेचने के लिए वस्तु का उत्पादन करता है, यानी कि बनाता है, तब उसको कहते हैं उत्पादन आधारित श्रम विभाजन। और सेकंड है प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन। वस्तु का उत्पादन बहुत सी प्रक्रियाओं में बांटा जाना, यानी कि जब आप एक ही काम को बहुत से जनों में बांट देते हैं काम करने के लिए, तो उसे श्रम का विभाजन कहते हैं। यानी कि जो श्रम है वो विभाजित हो चुका है, बट चुका है सब में। जैसे कि एक कमीज बनाने के लिए या कोई बाइक बनाने के लिए कहीं से टायर लिया, कहीं से उसका हॉर्न लिया, कहीं से उसका हैंडल लिया, तो सब मिलकर बनाते हैं वो चीज़ें। अलग अलग जगह से खरीद के उसको असेंबल कर दिया जाता है। तो यही श्रम विभाजन है। फिर आती है बात कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधनों की। परिवर्तनशील साधन मैंने आपको 6th चैप्टर में बताया था। परिवर्तनशील साधन कौन सा होता है? श्रम होता है। तो परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है। जब परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादन होने लग जाता है, तब क्या होता है? वो उसे क्या कहते हैं? कुल उत्पादन। ये तीनों डेफिनेशन सेम सी दिखाई देगी आपको। औसत उत्पादन किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त, यानी कि के अलावा एक्स्ट्रा इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो ये आपको एक ही जब आप याद कर लोगे तो आपको ये दोनों अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी का यूज हुआ है, इसमें प्रति का, इसमें अतिरिक्त का। आपको याद रखना है, कुल उत्पाद के लिए सभी यूज होता है, औसत उत्पाद के लिए प्रति यूज होता है, सीमांत उत्पाद के लिए अतिरिक्त यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रम का सीमांत उत्पाद हास्य नियम। तो परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों में लगातार वृद्धि करने से इसका सीमांत उत्पाद एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने तक आरंभ में बढ़ता है, परंतु उसके बाद यह घटेगा और ऋणात्मक भी हो सकता है यदि अन्य कारक अपरिवर्तित रहे। यानी कि जब अन्य कारक अपरिवर्तित रहे तब परिवर्तनशील साधन की श्रम की इकाइयों में लगातार वृद्धि करने में, किसकी इकाई में? श्रम की इकाइयों में जब लगातार वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पाद एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने तक आरंभ में बढ़ता है। देखो, निश्चित बिंदु पर पहुंचने पर आरंभ में बढ़ता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, परंतु उसके आरंभ में बढ़ता है, फिर परंतु उसके बाद ये घटेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है?
उच्चतम बिंदु पहुंच के क्या होता है, घटने लग जाता है। देखो घट रहा है, आरंभ में यानी कि शुरुआत में बढ़ता है, फिर घटने लग जाता है और ऋणात्मक भी हो जाता है। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। देखो नीचे नेगेटिव हो चुका है, इसको एमपी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, पहले ही 5 से 10, 10 से 15 तक हो गया है, बढ़ गया है। उसके बाद क्या, आरंभ में बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, 10 से 5, 5 से 0, फिर 0 तक घटने लग जाता है, फिर क्या हो जाता है, एक बार में नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहा गया है पहले बढ़ता है शुरू में, फिर घटता है, फिर एक हद तक बाद में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। यह आपकी बुक से ही लिया गया है, उत्पादन प्रक्रिया। इसमें बहुत से 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं? उत्पादन प्रक्रिया में साधनों के स्वामी से उत्पादन के साधनों को प्राप्त करना या उनकी व्यवस्था करना, साधनों का उचित संयोग तैयार करना, उत्पादन में प्रयोग के लिए कच्चे माल की माल सूची तैयार करना या खरीदना, वस्तु का उत्पादन करना, उसका भंडारण करना और अंत में उत्पादन को बेचना शामिल होता है। तो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या आता है शामिल? ये सारी चीज़ें आती है। साधनों का उचित संयोग तैयार करना, उत्पादन में प्रयोग के लिए कच्चे माल की माल सूची तैयार कर देना, खरीदना उसको, वस्तु का उत्पादन करना, भंडारण का मतलब इकट्ठा करना, उत्पादन को बेचना, ये सब शामिल हो जाता है उत्पादन प्रक्रिया में। फिर आता है क्वेश्चन, ये उद्यमी किसे कहते हैं? उत्पादन क्रिया को व्यवस्थित करने की किसी की को पहल तो करनी पड़ेगी। वह व्यक्ति जो इसका उत्तरदायित्व लेता है उद्यमी कहलाता है। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में जो मेन बंदा जो होता है वो कौन होता है? उद्यमी, जो उसको चलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जो उसको चलाता है उत्पादन क्रिया को, वो उद्यमी कहलाता है। यहाँ से पढ़ते हैं फिर, उद्यमशीलता उद्यमी द्वारा किसी उत्पादन गतिविधि को व्यवस्थित करने की एक कला है। अगर ये भी आ सकता है उद्यमशीलता किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है उद्यमी द्वारा किसी उत्पादन गतिविधि को व्यवस्थित करने की एक कला। उद्यमशीलता क्या है? जो उद्यमी उत्पादन गतिविधि में प्रयोग कर रहा है उसको व्यवस्थित करने के लिए, तो क्या है? एक कला है, तो इसको उद्यमशीलता कहते हैं। उसे मजदूरी देकर श्रम को लाने का प्रयास करना पड़ता है। वो क्या कहता है? मजदूरी देता है लेबर को, फिर उसको लाने का प्रयास करता है काम के लिए। इसी प्रकार भूमि, इमारत, जमीन आदि को ऋण लेकर खरीदना पड़ता है। इसलिए लोन पर भूमि भी खरीदी जाती है, इमारत भी, जमीन भी, या क्रमशः किराया और ब्याज देकर प्राप्त करना पड़ता है। तो खरीद लेगा लोन लेकर जमीन को या इमारत को किसी अपना काम चलाने के लिए, या तो किराए पे ले लेगा, ठीक है, उसके बदले में हर महीने किराया जाएगा। उद्यमी स्वयं अपने समस्त प्रयासों के लिए लाभ के रूप में एक अंश अपने पास रख लेता है। पर जब उद्यमी ऐसा काम कर रहा होता है उत्पादन प्रक्रिया को चलाने के लिए, अपने पास भी तो कुछ रखेगा वो, इसलिए कुछ अंश अपने पास रखकर वो उत्पादन क्रिया को जारी रखता है। हमारा ये लास्ट टॉपिक है, फर्म और उद्योग के महत्व की संक्षेप में व्याख्या करनी है। और अगर आप इसके PDF नोट चाहते हैं तो शाहुल जॉन चैनल को टेलीग्राम पर फॉलो करें, तो आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे जो पढ़ाया गया है। तो फर्म और उद्योग के महत्व के बारे में बताना है। फर्म होती है कंपनी, उपभोग के लिए वस्तु और सेवाएं, ठीक है। तो उपभोग का मतलब कंज्यूम करना, उसके लिए वस्तु और सेवाएं। आजकल मानवीय आवश्यकताएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता बढ़ रही है तीव्र गति से। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमारे दैनिक उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ रही हैं तो उसको डेली उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, दैनिक का मतलब डेली, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो वस्तु सेवाओं की आवश्यकता होती है हमें। इसलिए ये सभी वस्तुएं सेवाएं फर्म तथा उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो भी वस्तुएं हमें डेली नीड के लिए चाहिए होती है, चाहे ब्रश चाहिए हो, चाहे कोई सामान चाहिए हो, तो वो वस्तुएं सेवाएं फर्म और उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है हमें। फिर नेक्स्ट है निवेश के लिए वस्तुएं। हमें निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि हम किसी चीज़ पे पैसा खर्च करें उससे फिर कमाएं। जैसे कि हमें मशीनों, संयंत्र
परिवहन वाहन जैसे बस, ट्रक, रेलवे, हवाई जहाज, समुद्री जहाज तथा अनेक अन्य वस्तु के निवेश के लिए आवश्यकता होती है। इन सभी वस्तुओं का उत्पादन फर्म तथा उद्योग द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर हम बाइक खरीदते हैं फील्ड जॉब के लिए तो क्या होगा, उत्पादन फर्म तथा उद्योगों द्वारा किया जाता है, वो बनाई जाती है बाइक। चाहे हम ट्रक खरीदे, रेलवे खरीदे, रेलवे में निवेश करें या मशीनों में निवेश करें, तो सब कौन प्रोड्यूस करता है, बनाता कौन है, फर्म और उद्योग। इनका यही महत्व है। नेक्स्ट है, बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। फर्म तथा उद्योग लोगों के लिए रोजगार का स्रोत है। फर्म में भी रोजगार मिलता है, उद्योग में भी मिलता है। बहुत से लोग फर्म तथा उद्योगों में रोजगार प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आय प्राप्त होती है। इसलिए उनको क्या होता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब उनको आवश्यकता पूरी करनी होती है अपनी, तो उसके आय का स्रोत कौन बन जाता है, फर्म और उद्योग। हम रोजगार के बिना नहीं रह सकते, इसलिए फर्म तथा उद्योग के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। फर्म और उद्योग में काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ये भी इसका एक महत्व है। लास्ट पॉइंट है, देश के विकास के लिए आधारिक संरचना। वे हमें ऊर्जा, कौन, फर्म और उद्योग, वे हमें कौन, हमें ऊर्जा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा गृह सेवाएं प्रदान करते हैं, जो देश के आधारिक संरचना के लिए मौलिक आवश्यकता है। यानी कि जो मेन आवश्यकता है, आधारिक संरचना के विकास के बिना देश का सार्वजनिक विकास संभव नहीं है। अगर आधारिक संरचना का विकास नहीं होगा, जैसे कि सड़क बनाना, स्कूल बनाने, सारी चीज़ें, तो देश का विकास तो होना संभव नहीं है ऐसे। इसलिए हम फर्म और उद्योग के महत्व और भूमिका को नकार नहीं सकते। तो ये सारे महत्व थे फर्म और उद्योग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और भी चैप्टर आप चाहते हैं इसी प्रकार से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।